अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत से इश्यूज़ हैं जिस पर गुफ्तगू करना होती है। लेटेस्ट तो आपने सारे देख लिए हैं और आपके सामने बड़ी डिटेल में गुफ्तगू आपके साथ होती रहेगी और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लेटेस्ट डेवलपमेंट्स में क्या हो रहा है। नवाज शरीफ के लिए बड़े मुश्किल हालात आ गए हैं। जो गेम प्लान उन्होंने सारा बनाया था वो पूरी तरह चौपट हो चुका है। अभी कुछ ऑडियो वीडियो कोई एफिडेविट यानी ये बुनियाद बनाई थी कि ये सारे में और आगे फिर लाइन्स थी, वो तो बुरी तरह पिट गया। और अगली जो है वो भी सारी फैब्रिकेटेड है। मैं वक्त से पहले बता रहा हूं, जो ऑडियो कुछ आ रही है, कुछ एफिडेविट आ रहे हैं, वो सारे फैब्रिकेटेड है। ये सारा कुछ अगर मवाद था, अगर इनके पास था, तो ये टाइम क्यों लेके क्यों बैठे रहे? आते पहले दिन ही शोर शराबा करते और ये सारा कुछ बता देते आप। ये साइको नई चीज तो कोई नहीं है इनके अंदर। जो बनाई है ना, जो बेस बनाई है ना, वो सारी बनाई है 2018 के कॉन्टेक्स्ट में। 2000 जब ये सारे फैसले हुए और ये सारी चीजों के सामने और एजेंडा सिर्फ एक ही है कि साहब जी जैसे साकिब साहब ने इनकी बात क्यों नहीं मानी और एस्टैब्लिशमेंट इन्हें अदालतों से बचाने आ जाती, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। उसने कहा मेरिट पे चलें और ये मेरिट पे होगा। तो नवाज शरीफ का ये एजेंडा भी नाकाम हो चुका। आगे चलते आपको नस्ला टावर पर आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें पूछी कि कई मसाइल हैं। पूछा गया कि जिन लोगों ने अपना अप्रूवल्स दी, जिन्होंने इजाज़त दी, देखिए वहाँ मैं चूँकि वहाँ गया था, मेरा भी अंदाज़ा यही था कि शायद ये जो है ना, ये सड़क पे नहीं बनी हुई, लेकिन वो जगह देखे, जैसे कर्व देखा और बाकी चीज़ों को जब देखा, वहाँ से अंदाज़ा हो गया कि नहीं, ये एक कर्व के ऊपर ये जगह जो है ये बनी हुई है। और गिराने का हुक्म, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने गिराने का हुक्म नहीं दिया। मैं फिर क्लियर करता चलूँ आपको, ज़रा बात को समझना है। जो जवाब आया सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी है। उन्होंने कहा, कमिश्नर की रिपोर्ट मौजूद है सारी रिकॉर्ड के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे उसको कानूनी? देखिए, एक तो है इरेगुलरिटीज, और मैंने बड़े क्लैरिटी के साथ की हैं कि 4 मंजिलें बननी थी, 6 मंजिलें बन गई है। ये रेजिडेंशियल एरिया था, इसको कमर्शियल कर दिया। जो एमिनिटी प्लॉट्स हैं, जो रोड्स हैं, जो ग्राउंड्स हैं, उस पर नहीं हो सकती, और आप उसको किसी और पर्पज के लिए यूज भी नहीं कर सकते। ये जुर्म भी है। और एक आप लोगों का जो कहना था उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर तो और डिमांड किया आपको, और वहाँ अब काम शुरू हो गया कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर में जिन्होंने इस बिल्डिंग की इजाज़त दी, इन्होंने सारी चीज़ें का कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दी, आवाम को नुकसान हुआ। जिस दिन ये काम मुकम्मल हो गया, अब ये कोई पुलिस आई वॉश ना करे। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को बड़ा वाज़ेह तौर पर देखना चाहिए, ताकि एक के खिलाफ एक्शन लेगा तो दोबारा कोई कर नहीं सकेगा, ये याद रखिएगा। अब तफ्तीशी जो टीम है 1.25 घंटे डायरेक्टर एडमिन मुश्ताक इब्राहिम के दफ्तर में मौजूद रही। 4 अफसरों को तलब किया, फरहान कैसर, जमील वगैरह, और असल फाइल पहले ही FIA ले जा चुकी है। तफ्तीशी टीम ने ये बताया। अब ये देखना, ये पुलिस उनको रेस्क्यू करने आ रही है, लेकिन FIA के पास आने का ये एडवांटेज है कि वो चीज़ें सारी और नस्ला टावर केस में जो चीज़ की ज़रूरत होगी हम फराहम करेंगे जवाब, और वहाँ उसके अंदर आने और बाहर जाने की किसी को इजाज़त नहीं है, तमाम रास्तों पे हवाले से। और तफ्तीश का अमल ये सारा कुछ जारी है और अल्टीमेटली इसका आप हल देख लेंगे। अगली एक और ख़बर अहम है, वो आपके साथ बड़ी डिस्कस करनी है कि DG नैब जमील अहमद की तैनाती जो है, इन्हें तैनात किया गया था रिसेंटली, और फिर लाहौर का DG नैब तब्दील कर दिया गया। ये अपॉइंटमेंट पहले चैलेंज हुई अपना सबका जो हमारे सेक्रेटरी हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के, उस पर जो है चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने नोटिस जारी किए थे उसके ऊपर, और एक और चैलेंज हुई, लेकिन वो जस्टिस आयशा इमाली के पास लगी। उन्होंने कहा कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, ये दरख्वास्त जो है काबिल समात नहीं है, और दरख्वास्त नाकाबिल समात देकर वो मुस्तरद कर दी है। जो पहली रेट फाइल हुई थी वो बैकग्राउंड पे मैं कोशिश करूंगा वो डिटेलें सारी चल जाएं आपके साथ, आपके नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के हवाले से। और आज का जो ऑर्डर हुआ है जस्टिस आयशा मलिक का, वो बैकग्राउंड पे चला दूंगा ताकि आप लोगों को क्लैरिटी के साथ चीज़ें आ जाएँ। अब प्रोग्राम के अगले हिस्से में आप लोगों की तरफ से ये था कि जो ख़ास तौर पर कौमी सलामती पॉलिसी के ऊपर गुफ्तगू क्यों नहीं हो सकी। अब अभी आपको मैं लेकर चलता हूँ कौमी सलामती पॉलिसी के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए, और मैंने भी काफ़ी गुफ्तगू की है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस पर ख़ास तौर पर जो है ना ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र साहब को दावत दी जाए। चलते हैं उनकी तरफ। जी, अभी चलते हैं। मैं जैसे मैं आपको कहा था, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र साहब के पास। और मैं सिर्फ छोटी सी 2 बातें करनी है। मैं चाहूँगा एक ही नशिस्त में सारी चीज़ों का जवाब आ जाए। आपको पता है कौमी सलामती पॉलिसी के हवाले से मौजूदा हुकूमत का कहना है कि उन्होंने ये पॉलिसी बना ली है 2022 से 2026 की,
एहसन इकबाल का इसका जवाब आया कि हमने सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई थी 2014 से 2018 और वो दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कामयाब। हर एक को पता है कि इनके क्या था, ये तो तालिबान के खिलाफ कोई काम ही नहीं करना चाहते थे। हर एक को पता है ऑपरेशन जो है पाकिस्तानी फौज और इंटेलिजेंस इदारों ने शुरू किए थे। मैं तो जो कि कई नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से हाईकोर्ट में मैं इम्प्लीमेंट के हवाले से गया था, लेकिन आपको पता है कि राना सनाउल्लाह वगैरह तो ये सब उनके फाइनेंसर क्या कहते हैं अब या उनके सपोर्टर से चलती हैं। गजफर साहब से ये दोनों बातें मैंने आपके सामने रख दी है, सच कौन कह रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया सदीक साहब। नेशनल सिक्योरिटी और सिक्योरिटी पॉलिसी दोनों मुख्तलिफ चीजें। नेशनल सिक्योरिटी जो पॉलिसी दुनिया में अगर आप उसकी टर्म को देखें और आप उसमें उसकी वर्बल डेफिनेशन में जाएं तो वो बड़ी क्लियर है। वो कहता है कि ये एक हुकूमत की काबिलियत होती है जिसके जरिए वो अपने जो शहरी हैं उनको अपनी इकोनॉमी को और बाकी स्टेट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें सिविल इंस्टीट्यूशंस है या मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको वो उनकी वो काबिलियत को इसलिए डेवलप करती है कि जो मुल्क के शहरी हैं उनको प्रोटेक्शन मुहैया हो सके हर किस्म के इश्यूज से। अब इसको आप आगे बढ़ाते जाएं और यही नेशनल सिक्योरिटी है। और नेशनल सिक्योरिटी की जो डेफिनेशन है ना, वो एक बहुत बड़ा थिंकर है, उसका नाम है मकिंडास। उसने वो डेफिनेशन डिस्क्राइब किया है जिसने उसमें सिंपल ये कहा कि ये एक स्टेट की एबिलिटी होती है, काबिलियत होती है जिसके लिए वो अपने जो सिटीजन है उनकी प्रोटेक्शन और उनके डिफेंस की जिम्मेदारी जो है वो कबूल करती है और उसको वो हाईलाइट करती है। अब इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को जब आप देखते हैं तो हमारे यहाँ सम और द अदर सिक्योरिटी को सिर्फ और सिर्फ कंसिडर किया जाता है आर्म फोर्सेस से रिलेट करके कि आर्म फोर्सेस जो है वो जिम्मेदार है पाकिस्तान की सिक्योरिटी। नो, आर्म फोर्सेस एक पैरामीटर है उस सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स का जो आपके आवाम की प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। अभी ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आप इस तरह समझ लीजिए कि ये एक बुनियादी सतून है जिसको ले कर दिया गया है। हमारी दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ बहुत सारे मिलिट्री रूलर भी रहे, जनरल मुशर्रफ रहे, ज़िया-उल हक का टाइम रहा, अयूब खान का टाइम रहा, लेकिन आज तक हमने अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई ही नहीं। बल्कि एक डिफेंस पॉलिसी बनी थी, अगर आपको याद हो, वो बनी थी जनाब मोइन कुरैशी साहब के ज़माने में, और वो एक पॉलिसी थी जो स्टेट लेवल, उसको भी आप उठा के पढ़े तो वो बड़ी जल्दी में साइन की गई थी, तो उसके आपको बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक तक मिलेंगी। हमने कोई, हालांकि एक बुनियादी ज़रूरत है, और इसको अगर आप रिलेट किया, अमेरिकन ने जब उनके वो 9/11 हुआ है ना, और उसके बाद उन्होंने पॉलिसी बनाई, अफगानिस्तान पे हमला किया और बहुत सारे इक़दाम किए, उसमें उन्होंने सबसे पहला जो काम किया था वो अपना नेशनल इंटेलिजेंस जो है उसका एक स्टैटिक, उसका एक कोऑर्डिनेटेड, एक मतलब कि कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर कायम किया था। उसके अंदर FBI, CI हर चीज को रिलेट करके हर एक की वो इनपुट देते थे। अब ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है जिसमें आपने गवर्नमेंट ने भी कहा, पहली बात तो ये है कि मैं PTI की हुकूमत को इस बात का क्रेडिट देना चाहूंगा कि उन्होंने इस चीज को कम से कम आवाम के सामने पेश किया और इसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया। ये बाकी उनके जो इश्यूज हैं वो हैं, इन्फ्लेशन विलेक्शन, हम उस पर बात करते रहते हैं, लेकिन ये क्रेडिट है कि उन्होंने ये रियलाइज किया। और इसके अंदर कोई, आपको पता है, कोई 600 से ज्यादा लोग थे जिन्होंने नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन में इनपुट दी। उसमें प्रोफेसर भी थे, स्टूडेंट्स भी थे, एनालिस्ट भी थे, और ये इसके अंदर इसका बड़ा ताल्लुक जो होता है वो आपका जो NDU है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, उससे होता है कि उसमें हर साल एक इसके ऊपर जो है थिंकिंग होती है और एक पेपर गवर्नमेंट को सबमिट कराया जाता है जो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से होता है। अब ये जो नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी बनी है, इसके अंदर होना क्या चाहिए और क्या होगा और क्या जरूरत है, वो ये है कि इसके अंदर आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी बने, इस पे बेस करके आपकी डिफेंस पॉलिसी बने, इसके बेस करके आपकी फूड पॉलिसी बने, इसके अंदर बेस करके आपकी सोशल पॉलिसी बने, इस पे बेस करके आपकी इंटरनल पॉलिसी बने, इसी पे बेस करके आपके दहशतगर्दी के खिलाफ जो लड़ना है उसकी पॉलिसी बने। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हो कि जितने भी आपके गवर्नमेंट के अदारे हैं, जितने भी गवर्नमेंट के अदारे हैं, वो तमाम के तमाम अपनी पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में जो है वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। यानी आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री है तो दे विल हैव टू मेक अ फाइनेंस अपना इकोनॉमिक पॉलिसी के, और इन तमाम पॉलिसीज का मकसद जो अजहर सदीक साहब होता है, और लीडरशिप जो टॉप पे आपकी बैठी होती है,
उसका जो मकसद होता है, उसकी जो ड्यूटी होती है वो ये होती है कि वो आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद मुस्तकबिल में झांक के देखे कि आने वाले दिनों में कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो सिर्फ इकोनॉमी नहीं, आपके तमाम एरिया से रिलेट करके, जिस तरह अगर आज आप खड़े हों तो आज से कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में $100 100 का था, आज डॉलर 181 रुपए का। अब आप खुद ही सोचिए कि पाकिस्तान के ऊपर किस किस चीज पे प्रेशर आएगा ये डॉलर, क्योंकि दुनिया में तो डॉलर रिलेटेड इकोनॉमी है ना, युआन रिलेटेड इकोनॉमी तो नहीं है। तो आपके ऊपर क्या क्या आपको ये सोचना होगा कि अगर ये डॉलर अगले आने वाले जो 180 से ऊपर, तो फिर आप क्या करेंगे। अब फूड की शॉर्टेज है, आपको पता है आज शिपिंग लेन जो है वो चोक हुई है, लोगों के पास सामान नहीं पहुंच रहा है। अमेरिकन की जो पोर्ट्स हैं वो 24 घंटे काम कर रही है। दुनिया में इस तरह पाकिस्तान के अंदर जो चीजें लोग भेजते थे, 1300 का कंटेनर भेजते थे प्राइवेट सेक्टर में, अभी वो 5000 का कंटेनर, तो उसका क्या इफेक्ट आ रहा है आपकी अपना इकोनॉमी। इनकी तमाम वो चीजें, हेल्थ को उठा के देख लीजिए, हेल्थ पॉलिसी बननी चाहिए कि आपको कितने मैं जरा क्योंकि आपने बात ऐसा छेड़ दिया, मेरा टॉपिक छेड़ दिया, मुझसे अब चुप नहीं रहा गया। मैं इजाजत के साथ, मैं देखिए ये जरूरी है बताना। देखिए आपको पता है यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च मौजूद है, इसको भी एक्टिवेट, आप हैरान रहेंगे जफर साहब, ये मैंने किया। हम लेके गए चीनी की कीमतों के हवाले से, गंदम के हवाले से, तब जाके ये मिनिस्ट्री आई और इस मिनिस्ट्री को जगाया हमने, यहाँ नहीं है। यानी उसके अंदर मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं है, फूड के हवाले से बड़ा सीरियस इशू है और ये आपकी नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। उसमें आपका तकरीबन फूड की तमाम आइटम है। फिर यही रुकना नहीं है, फिर मामला आ गया आपका ऑयल रिजर्व के इशू से। यानी यहाँ पर आपने पिछले दिन देखा 2020 के अंदर यहाँ ऑयल की शॉर्टेज हुई, ऑयल आया नहीं, कोरोना का पेंडेमिक आया, यहाँ बैठ के इन लोगों ने नोट बना लिए। वो भाई ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, तो ऑयल नहीं होगा तो क्या हालात होंगे वहां पर। वो बहरहाल अपना लाहौर हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की और मामला उसमें बाकायदा जुडिशल कमीशन, मैंने इस गवर्नमेंट को क्रेडिट ये दूंगा मैं कि इन्होंने हर इश्यूज के ऊपर, जो मेरी ख्वाहिश कहते हैं, मैं कोशिश करता रहा कि इन्होंने जुडिशल कमीशन बनवा के वो रिजल्ट की तरफ, वो चीजों की तरफ लेके आए। अब वो चीजें बेसिक्स तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हुई हैं। अगर देखा जाए फूड सिक्योरिटी के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, डेट के ऊपर, उन सब चीजों के ऊपर अगली जो बात है कि इस इशू के ऊपर भी ये बात तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हुई है। और अब देखते हैं आगे क्या होता है कि इन सब स्ट्रेटेजिक इश्यूज को भी लेकर आते हैं या नहीं आते। जी मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, जो आपने चीजें खुद पॉइंट आउट की। आप देखिए ना, आपको एक मुल्क को सोचना पड़ता है कि आपके पास कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, कितनी पॉपुलेशन है। तो उस पॉपुलेशन में आप निकालते हैं कि कितने आदमियों के लिए एक डॉक्टर या एक स्पेशलिस्ट मौजूद है। और ये पूरी दुनिया में होता है, हमारे यहाँ ये आज तक नहीं हो सका। हेल्थ का भी पेंडेमिक का इतना बड़ा इशू आया, उसके ऊपर थ्रेट्स आए, उसके बाद आपके देखिए ना बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर जो हैं उनके ऊपर आपकी जो डिप्लॉयमेंट है उसके हिसाब से जब फायरिंग होती है या कोई चीज होती है तो आर्मी अपनी ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी बनाती है। पाकिस्तान के अंदर जब वॉर एंड टेरर शुरू हुई तो आर्मी ने तो अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी वो आर्मी ने बनाई थी, वो पीएमएलएन ने नहीं बनाई थी। ये जो रस्तू साहब है ना, ये रस्तू ड्रामा करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। मैंने तो हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की थी नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से, ये तो भाग गए थे ये सारे। ये आपने सही कहा, मैंने यस कर रहा हूं ना। अब देखिए एक चीज पॉइंट आउट कर, आर्मी ने जब वो पॉलिसी बनाई उन्होंने दो चीजें देखी जो गौर तलब है। उन्होंने कहा जी अभी हम नॉर्थ वजिस्तान में, साउथ वजिस्तान में, बाकी इलाकों में ऑपरेशन कर रहे हैं। जब ऑपरेशन करेंगे तो वहां से कुछ लोग तो भाग के अफगानिस्तान चले जाए, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके फैसिलिटेटर आपके रूरल अर्बन एरियाज में मौजूद हैं, लाहौर में है, फैसलाबाद में है, कराची में है, क्योंकि हमारे यहाँ मजहब को इस्तेमाल किया जाता है ना एक्सप्लॉयटेशन के लिए, तो वो लोग वहां जाके पनाह ले लेंगे। अब उस वक्त आर्मी ने सोचा कि जब आपकी एजेंसीज क्लियर हो जाएंगी फिर आपको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करने पड़ेंगे अपने सॉफ्टवेयर एरियाज में, और उसके जरिए फिर उन दहशतगर्दों को टारगेट करेंगे जो यहाँ से निकल के जाएंगे और ऐसे इलाकों में पनाह ले लेंगे। तो आपने देखा फिर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए, वो सीटीडी ने भी किए, वो पुलिस ने भी किए, वो आर्मी ने भी किए, वो एफसी ने भी किए, वो रेंजर्स ने भी। उनका आपको कितना फायदा हुआ। तो ये होता है विजन, इस विजन को लेके चलना होता है और यही पॉलिसीज डिफाइन करती हैं कि टुडे आज ये हालात एग्जिस्ट कर रहे हैं, आज से 10 साल बाद ये हालात हो जाएंगे। उसमें शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनको आप डिफाइन करते हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव पे आप अपनी पॉलिसीज बनाते हैं। अमेरिका कितना बड़ा मुल्क है, लेकिन हर साल वो अपना नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी रिव्यू पेपर देते हैं, उसके अंदर वो अपने मुल्क के अंदर नहीं दुनिया के अंदर जो थ्रेट्स हैं उनको वो एम्प्लीफाई करते हैं। आपको पता है पाकिस्तान के ऊपर एक दफा बहुत प्रेशर आया था चाइल्ड लेबर के हिसाब से, सियालकोट में चाइल्ड,
वो अमेरिकन ने अपने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी रिव्यू में लिखा हुआ था कि चाइल्ड लेबर के खिलाफ हम काम करेंगे। तो ये चीजें एक मुल्क के लिए निहायत जरूरी होती है। दुख की बात यह है कि हमारे मुल्क में पहले ये चीजें नहीं हुई, क्योंकि हमारे ऊपर ऐसी करप्ट लीडरशिप बैठी हुई थी जो पैसा होता था वो अपनी जेब में डालती थी, कहीं फ्लैट बनाती थी, कोई जेवर खरीदता था, कोई कुछ करता था, और जाके तमाम का तमाम मुकम्मल करके अपना टेन्योर पार करके उस पैसे को कमा के जाके वहां पे झूठ बोल के, करप्शन करके, एड के पैसे खा के वहां जाके एंजॉय, और फिर अब क्लेम करते थे कि हमने ये कर दिया। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे, अदर सिद्दीक साहब, आप एक बड़े एक्टिविस्ट हैं और मैं हमेशा आपको बहुत क्रेडिट देता हूँ बहुत सारी चीजों का। ये असल में ये ध्यान में रखिएगा कि आज पीटीआई की हुकूमत है, हो सकता है अगले आज से 2 साल बाद पीटीआई की हुकूमत ना हो, तो आने वाली हुकूमत इसको ये ना समझ ले कि चूंकि ये पॉलिसी पीटीआई की गवर्नमेंट ने बनाई थी तो हम इसके ऊपर आगे काम करें। हमारे यहाँ होता यही है। वो आपने देखा डेवो अच्छा सवाल कर दिया, लंबा ना हो जाए। यहाँ पे देखिए आप, मैं अब अगली बात जो करने लगा था ना कि हमें एक्चुअली यहाँ एक कानून साजी, कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन यहाँ स्टैट्यूटरी लॉज ऐसे बनने चाहिए। मिसाल के तौर पर आपको पता है यहाँ एक और नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, वो डेट लिमिटेशन एक्ट है। कानून बना है लेकिन उसमें लेकिन कानून मौजूद है। ये नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर आपको किसी ना किसी एक जगह एक कानून ऐसा बनाना है कि हर गवर्नमेंट की एक ऑब्लिगेशन होगी, यानी वो पॉलिसी बाईपास कर देती है और पॉलिसी वो कहती है हम अमल करें या ना करें। तो ऑब्लिगेटरी बनाने के लिए हमें यहाँ एक कानून साजी इस तरह की करनी पड़ेगी कि वो पाबंद हो इस हवाले से। तो कानून साजी के अलावा आप जैसे लोगों को उस पर नजर भी रखनी पड़ेगी। आपको याद है दादा सिद्दीक साहब, कलमा चौक पे डायवो के बस स्टॉप के सामने कितना बड़ा खड्डा खुदा हुआ है वहां पे कितना बड़ा सेंटर बनना था। यानी मैंने उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट पढ़ी थी, वहां पे यूएई जो बना रही थी एक कमर्शियल सेंटर, उसके अंदर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 1 लाख लोगों को जॉब मिलनी थी। वो जो चौधरी परवेज लाई के जमाने में वो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था, और उसकी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट थी उसके हर पेज के ऊपर जो कमेटी थी उसके सिग्नेचर थे। इट वाज अ वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट। 1 लाख लोगों को जॉब मिलना था वहां पे। शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने उसको बंद कर दिया। कमाने की बात थी, मुझे अच्छी तरह मुझे पता है कि बड़े लंबे नोट मांगे थे। अभी वहां खड्डा वो खुदा हुआ है, हम इतने डेड नेशन हैं कि हम अपनी आवाज भी नहीं उठाते कि उस खड्डे का क्या, उस इतने बड़े उसका क्या जरूरत, क्या करें हम सिर्फ वो पॉलिटिक्स में लगे रहते हैं। हमारे यहाँ तो पॉलिटिक्स जो है ना उसको इस तरह करते हैं कि लीडर जो है उसे जो कह दिया वो शायद उसके ऊपर ऑब्जेक्ट करेंगे तो हमारा मजहब खराब हो जाएगा। तो भाई जो गलत पॉलिसीज है, किसी की अच्छी पॉलिसीज है, उसको लेके आगे चलो। अभी 1122 बनाई थी चौधरी परवेज लाई ने, अब देखिए कितना वो प्रोडक्ट डेवलप। तो कहने का मतलब ये कि आज ये जो पॉलिसी बनी है मुझे डर सिर्फ इतना है कि कल को अगर ये कोई और हुकूमत आई तो ये ना कहे कि पीटीआई ने बनाई है तो इसमें तो हम अमल नहीं करते। ये एक बड़ा अच्छा कदम है, इसके जरिए और बहुत सारी पॉलिसीज निकलेंगी, पाकिस्तान को प्रोटेक्शन प्रोवाइड होगी, पाकिस्तान के जो सिटीजन हैं उनके लिए एक, जैसे गवर्नमेंट ने कहा ना, इकोनॉमिक सेंट्रिक होगी। भाई इकोनॉमिक सेंट्रिक उसी वक्त होगी जब गवर्नमेंट पब्लिक और पब्लिक गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन, अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन भी और पार्टनरशिप भी जो है वो यूजफुल और प्रोडक्टिव तरीके से चले। तो हमें इसको इस एंगल से देखना जरूरी है। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अहाता कर दिया, शॉर्ट में बता दिया और इसकी इंपॉर्टेंस इंशाल्लाह पहरा देंगे इस पे। बगैर साहब आप बेफिक्र रहिएगा, इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।